Good morning friends, my name is दिलीप सोनी एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक लर्निंग हब। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चला होगा कि एसएससी एमटीएस 2022 का जो प्रीलिम्स है, या मैं कहूँ एक ही एग्ज़ाम होने वाला है, वो आने वाला है। तो उसमें मोटा मोटे अगर मैं कहूँ तो 20 डेज़ बचे हुए हैं। तो उस 20 डेज़ में आपको क्या करना चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में जाके बेटर स्कोर कर पाओ और अपनी एक पोस्ट सिक्योर कर पाओ। और मैंने अपने जो लास्ट डेज थे एग्ज़ाम का एमटीएस में, उसमें ऐसा क्या किया कि जिसको लेके मेरा जो स्कोर था प्रीलिम्स में, उसमें अच्छा स्कोर आ पाया। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता ही होगा कि जो रिसेंट का जो पैटर्न है एमटीएस एग्ज़ाम का, तो वो पैटर्न में जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। पैटर्न में चेंज क्या हुआ था कि आपको पता ही होगा, जो पहले जो आता था पेपर, उसमें क्या था, एक तो प्रीलिम्स था, ठीक है। और प्रीलिम्स में क्या था, जो हर सेक्शन था, जो चारों सेक्शन थे, उस चारों सेक्शन में ईच सेक्शन के क्वेश्चन होते थे 25, और उसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता था। मतलब सारे अगर क्वेश्चन मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं बताऊँ कि सारा जो पेपर होता था वो 100 नंबर का होता था। पर अब का जो क्राइटेरिया है, अब जो पेपर आने वाला है, उस पैटर्न में काफ़ी चेंज हो चुका है। अब क्या है कि जो ईच सेक्शन है, ईच सेक्शन में अगर मैं पहले की बात करूँ, किसकी मैं बात करूँ, अगर मैथ की और रीजनिंग की, तो इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं 20 और 20। और इसमें ईच क्वेश्चन जो होगा वो कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का। तो इसमें मैं कहूँ टोटल नंबर जो बनेंगे, कितने बनेंगे, 60 और 60 120। फिर उसके बाद जो दूसरा सेक्शन होगा, ये है सेशन 1, ठीक है, सेशन 1। और जो दूसरा सेक्शन होगा, दूसरा सेशन होगा, उसमें होगा एक तो इंग्लिश, और दूसरा और सेक्शन होगा इसमें, वो होगा जीके। तो ये भी इसमें क्वेश्चन कितने होंगे, इसमें क्वेश्चन होंगे 25, और इसमें भी 25, और ईच क्वेश्चन होगा इसमें भी 3 नंबर का। तो इसमें जो मार्क्स बने टोटल, वो कितने बने, 75, और इसमें भी मार्क्स बने 75। तो मैं कहूँ अगर पूरा मोटा मोटा पेपर कहूँ कि पेपर कितने का हुआ, तो ये 75 और 75 मतलब कितना हो गया, 150 नंबर, ठीक है। अब आपको इस पेपर में एक चीज़ तो पता ही होगी, अगर आपने नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ा होगा, तो उसमें लिखा था कि जो इंग्लिश अपना जो पेपर है, वो पेपर क्या है, पहला जो सेशन है मैथ और रीजनिंग का, वो क्या है, क्वालिफाइड नेचर का है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। लेकिन बात करूँ अगर दूसरे सेशन की, जिसमें इंग्लिश और जीके आ रहे हैं, उसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है, और आपकी जो कट ऑफ डिसाइड होगी, या मैं कहूँ कि आपको जो पोस्ट मिलेगी, वो पोस्ट इसी बेसिस पे मिलेगी कि आपको 150 आउट ऑफ आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अभी कि अब आपको लास्ट डेज में क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, और कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा अहमियत देनी है कि भाई हम जाके एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक वाइज एग्ज़ाम की, और एग्ज़ाम में भी सब्जेक्ट वाइज की बात करते हैं। तो आपको पता ही है कि मैथ में मैंने अभी बता दिया कितने क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। पर मैं बात करूँ मैथ्स में, तो मैथ्स में आपको, अगर आपने थोड़ा बहुत भी हल्के से पहले अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपने सिलेबस मोटा मोटा कवर कर रखा होगा, क्योंकि इसमें सिलेबस कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा आता नहीं है जिससे कि आपको लगे कि भाई क्रैक करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि कंपटीशन है, वो कंपटीशन हमेशा कंटिन्यू रहेगा, मैं भी उसी कंपटीशन से निकला हूँ। तो उसमें बात करूँ मैं मैथ्स में, तो मैथ्स में आपको अभी कुछ नहीं करना है, बस लास्ट टाइम में मैं कहूँ तो इसमें अरिथमेटिक पे आपको ध्यान देना है ज़्यादा, तो ठीक है। अरिथमेटिक में क्या होगा, अरिथमेटिक अरिथमेटिक में आपको क्या करना है, जो स्पेशल टॉपिक है जिसका वेटेज ज़्यादा है, जैसे मैं कहूँ प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और मैं कहूँ CISI हो गया, ठीक है, और मैं कहूँ एक रेशियो हो गया, और रेशियो के बाद कुछ और मैं मान लूँ तो एक टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है। ये मोटे मोटे कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको आपने पढ़ाई होगा, तो इससे हर मतलब टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आना लगभग पूरा संभव है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि एक एक क्वेश्चन इनसे आइएगा। तो आपको क्या करना है, इसी टॉपिक पे अभी ज़्यादा फोकस करना है, और वो भी क्या करना है, प्रीवियस ईयर।
और कुछ नहीं, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो अभी टीचर्स जो वेंडर जब से आया है उन्होंने जितने भी पेपर बनाए हैं वो हमेशा प्रीवियस ईयर पैटर्न को रिपीट करके आ रहे हैं। हार्डली वही 2 से 3 क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं उसमें। तो आपको प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ध्यान देना है और प्रीवियस ईयर के आपको क्या करने हैं, मॉक लगाने हैं। फिर आगे बात करते हैं जो इसमें नया सेक्शन है, इसमें एक और है, वो है एडवांस। तो एडवांस में भी क्या है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एडवांस में बस कुछ लिमिटेड पोर्शन है, हो सकता है आपको 3D में पूछा जाए और हो सकता है आपको 2D से क्वेश्चन मिले। 2D और 3D आपको पता है किसका पार्ट है, ये मेंसुरेशन का पार्ट है। और बाद में उसके बाद बात करूँ मैं ज्योमेट्री में चांसेस वैसे रेयर रहते हैं, ठीक है ना। वो क्वेश्चन आ भी गया तो एक नॉर्मल क्वेश्चन आएगा और वो भी ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन होगा मोस्टली, ठीक है। तो आप ट्रायंगल को पूरा रिवाइज करके जाना कि इसमें ट्रायंगल में इन सेंटर क्या होता है, ठीक है, सर्कम सेंटर क्या होता है, या मैं कहूँ इसमें कि भाई जी है ना, जो जी वो किसको डिनोट करता है। अगर मैं कहूँ कि ऐसा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में भाई 3 जो है मैंने माध्यिकाएं खींची जिसको मीडियन बोलते हैं, तीनों मीडियन को काटने वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, या उस पॉइंट से रिलेटेड ऐसा बोल देगा कि भाई अगर मैं कहूँगी यहाँ से मैंने एक मीडियन खींची, यहाँ से मीडियन खींची और यहाँ से मीडियन खींची, इन तीनों मीडियन को खींचने के बाद जो ईच सेक्शन बना, ईच एक त्रिभुज बना, उस त्रिभुज का एरिया कितना होगा टोटल त्रिभुज के पार्ट का। ये नॉर्मल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आने को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। आप यह मत सोच के जाना कि पेपर बहुत हार्ड आएगा, पेपर हार्ड कभी नहीं होता। बस आप क्या है ना, अपना माइंड बना लेते हो पहले से ही कि पेपर हार्ड आएगा, तो आपको हमेशा वो पेपर हार्ड लगेगा। बस आप ये मान के चलो कि जो भी मुझे आता है, जितना भी मैंने प्रिपरेशन किया है, मैं अपना वहाँ पे जाके बेस्ट दूंगा बस, ठीक है। तो आगे अब बात करते हैं एक नए सेक्शन की, उसकी बात वो है रीजनिंग। तो रीजनिंग भी आपको पता है मैथ की तरह क्वालिफाइंग नेचर की है, तो आपको ज़्यादा प्रेशर इसमें लेने की नीड है नहीं, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर का है तो आपको इजीली आप क्वालिफाई कर पाओगे। और इसमें भी कोई स्पेशल टॉपिक की मैं बात करूँ तो बस एक, जैसे मैं कहूँ, एक तो मिसिंग नंबर, ठीक है, कौन से, एक तो मिसिंग नंबर, एक बात करूँ मैं सीरीज, और एक मैं बात करूँ कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। और मैं बात करूं अगर, तो इसमें हो जाएगा एनालॉजी। एनालॉजी भी कौन सी, नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी जो होती है, जैसे मैंने कहा इसमें दे रखा होगा कि 6:36 समानुपात 12:144। तो बताओ, या ऐसा दिया होगा, या मैं कहूँ कि इसमें यहाँ पे आपको क्या है ना, एक मिनट, इसको मैं अगर रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे पूछा होगा आपको कि यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। वैसे ही 12 का स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ पे 144 आएगा। अगर ऑप्शन में 144 दिया है तो आपका आंसर 144 हो जाएगा। वैसे ही कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि पैटर्न कैसा होता है, आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, बाद में क्या देखना होता है, किस सिक्वेंस में आप चलोगे ताकि आप आंसर तक पहुँच पाओ, ठीक है। तो ये बस मोटे मोटे जो टॉपिक है आपको, जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है लास्ट डेज में, वो यही है। एक तो एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, कौन सी नंबर सीरीज, और मिसिंग नंबर। इस पर आप फोकस करके जाओ। आपका मैक्सिमम जो चांसेस रहेंगे वो 20 जो क्वेश्चन है उसमें से आपके 18 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके बनने ही चाहिए और बन भी जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग में अभी कोई हार्ड टॉपिक है नहीं ऐसा। आगे बात करते हैं, वो है इंग्लिश सेक्शन। अब इंग्लिश सेक्शन में बात करें तो बच्चे हैं अभी अपने पास, मोटा मोटी मैं कहूँ 20 दिन बचे हैं, 20 से 21 दिन कहो। तो 20 दिनों में आपको पता है कि आप ग्रामर को कवर नहीं कर सकते, ठीक है। और ग्रामर को अगर आप कवर करने बैठ गए तो बाकी जो टॉपिक है या बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी क्या है ना, छूट जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आप अभी जो रिलाई करोगे वो क्या करोगे, एक तो वोकैब पे रिलाई करो। वोकैब में किसमें, साइनोनिम और एंटोनिम जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं वही। और उसके बाद क्या करो, वन वर्ड है और क्या है, एडियम्स है, और क्या है, क्लोज टेस्ट जो होते हैं वो मैक्सिमम बनाओ आप, क्योंकि क्लोज टेस्ट तो श्योर है कि आपके एग्जाम में आने वाला ही है।
क्लोज टेस्ट से क्या होगा, अगर आपको बनाने का एक आइडिया मिल गया कि क्लोज टेस्ट को कैसे रीड करते हैं, कैसे उसमें जो करेक्ट आंसर है वो फिल किया जाता है, तो आपके जो सीधे नंबर है 4 से 5 नंबर, आपके सीधे 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो सीधे सीधे करेक्ट हो जाएंगे। मतलब आप बाकी वाले जो लोग हैं जिनको क्लोज टेस्ट नहीं आता सॉल्व करना, उससे आप पहले लीड लेके बैठे होगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं आगे, तो आगे इसमें एक आता है पैराजंबल। पैराजंबल इसमें अगर मैं कहूँ MTS लेवल का एग्जाम है, तो इसमें सीधी सी बात है कि हार्ड पैटर्न नहीं आएगा। ठीक है, पर फिर भी अगर आप मैक्सिमम लेके चलो तो हो सकता है ऐसा पैटर्न आ जाए कि आपको सेंटेंस 1 दे रखा हो, सेंटेंस 6 दे रखा हो, और बीच में आपको क्या दे रखा हो, 1 2 3 4। इसमें से आपको बताना होगा कि सबसे पहले S1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फर्स्ट आएगा, क्या आएगा। ये पैटर्न बन सकता है, या फिर नॉर्मल पैटर्न होगा कि 1 2 3 4। इसमें से आपको पैटर्न बनाना होगा कि पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, और थर्ड में क्या आएगा, और फोर्थ में क्या आएगा। ऐसा कुछ पैटर्न बनने को मिलेगा। और जो क्वेश्चन में जो उसमें मैंने कहा कि भाई PQRS जो है, जो पैराजंबल है, उसमें जो साइज होगी सेंटेंस की वो मिनिमम होगी, कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा अगर हो जाती है तो फिर वो CG लेवल का कंसीडर करेंगे। और आपको पता है कि जो MTS है वो क्या है, 10th लेवल का एग्जाम है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्ट्रेटेजी फॉर जीके के लिए स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। तो देखो, अभी बचे हैं 20 दिन, और 20 दिन में आपको पता है जीके में अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी लास्ट में पढ़ने के लिए मैक्सिमम लोग जो ट्राई करते हैं वो क्या करते हैं कि करंट अफेयर पे रिलाई करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सोचो कि भाई 25 क्वेश्चन है, और 25 में से मिनिमम 5 क्वेश्चन भी अगर करंट अफेयर से आ गए, तो आपके 5 × 3 मतलब 15 नंबर श्योर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ मैं ये मानता हूँ कि आपके 15 नंबर श्योर हो जाएंगे, पर आपको करंट अफेयर जो है वो आपको लिमिटेड पढ़ना है, और आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस ड्यूरेशन तक का पढ़ना है। तो मैं कहूँ लास्ट के जो 6 मंथ है, लास्ट के 6 मंथ अगर मान के चलो, तो उस 6 मंथ का आप करंट अफेयर पूरा का पूरा पढ़ लो। और अगर मैं इसमें सोर्स की बात करूँ आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो मेरे पास जो सोर्स है वो 2 है। एक तो है आपके पास क्या, राहुल मिश्रा नाम के एक सर है जो पहले एग्जामों में पढ़ाते थे, राहुल मिश्रा सर। उनका जलजला करके कटऑफ आता है, क्या बोलते हैं, वीडियो आता है जलजला, वो जाके देखो आप। ईच मंथ का मिलेगा, 2 से 2.5 घंटे का एक महीने का वीडियो होता है। ठीक है, वो देख लो आप, उससे काफ़ी आपका करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा और जल्दी रिवाइज कर पाओगे। और यह अगर आप यहाँ से नहीं पढ़ना चाहते हो, तो एक दूसरा जो है वो चैनल है क्रैक एसएससी कुछ चैनल है, नाम एक्चुअली मुझे याद नहीं है, ऐसा कुछ चैनल है। वहाँ पे क्या है, आपको वीडियो तो वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी करंट अफेयर उन्होंने अच्छा पढ़ा रखा है, पर वहाँ से आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उनका ईच वीडियो जो होता है वो 1 महीने का 4 वीडियो देते हैं। उसमें आपको एक वीडियो जो होगा वो 2 घंटे का होगा, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा सबसे पहले इसको प्रेफर करना आप। ठीक है, ये बात होगी करंट अफेयर की। अब बाकी बचे स्टैटिक जो टॉपिक है, जैसे मैं कहूँ हिस्ट्री, पॉलिटी है, और साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है। तो आपको हिस्ट्री में भी क्या पढ़ के जाना है, हिस्ट्री में आप अगर मैं कहूँ तो आपको पढ़ना है, एक तो मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ना है, और मिडाइवल में भी क्या, मिडाइवल में आपको पढ़ना है सबसे ज़्यादा जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। और पॉलिटी में आपको पढ़ के जाने हैं एक तो आर्टिकल, और एक आपको पढ़ने हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संविधान संशोधन बोलते हैं, संविधान संशोधन, तो वो आपको पढ़ के जाने हैं पॉलिटी में। ठीक है, आर्टिकल और संविधान संशोधन पढ़ के जाओगे, इसमें से आपको काफ़ी चीज़ें जो है वहाँ पे एग्जाम में देखने को मिल सकती है। और बात करते हैं साइंस में, साइंस में भी क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को अगर मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसमें अभी जो वेटेज है रिसेंट एग्जाम में देखूँ तो कम हो गया है। तो बायोलॉजी में आप क्या पढ़ के जाओगे, मैक्सिमम वो भी आप पढ़ सकते हो जो 20 डेज के अंदर। एक तो आप पढ़ के जाओ विटामिन, ठीक है, विटामिन के बाद आप पढ़ के जाओ डिजीज़, कौन से किस कारण से कौन सी डिजीज होती है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, और कौन से वायरस से डिजीज होती है, कौन से बैक्टीरिया से डिजीज होती है, ये सब पढ़ के जाना है आपको। और क्या पढ़ के जाओगे आप, सेल वाला टॉपिक, क्योंकि सेल वाले टॉपिक से मुझे जहाँ तक पता है, मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम दिए हमेशा मुझे एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता है ये सेल का। फिर उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स तो अगर मैं अभी 20 डेज में बात करूं तो आप ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है।
तो इसके लिए आप ऐसा करो, बस थोड़ा सा हल्का हल्का अगर ऊपर से पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। इसमें भी क्या पढ़ोगे, बस इतना पढ़ लो कि जो फर्स्ट सेक्टर होता है, सेकंड सेक्टर होता है और जो टर्सरी सेक्टर होता है उसमें कौन कौन से मैं कहूँ कि फील्ड आते हैं। जैसे कृषि किस में आती है, ठीक है, बैंकिंग किस में आता है, सर्विस सेक्टर किस में आता है, ये सब चीज़ें पढ़ के जाना, क्योंकि अगर इस लेवल पे क्वेश्चन आ गया तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। फिर बात बचती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, तो ज्योग्राफी में आपको देखो सबसे पहले तो अभी एक पढ़ लो रिवर, क्योंकि रिवर का क्वेश्चन मोस्टली आता ही है, तो रिवर्स पढ़ लो। रिवर्स में भी क्या है ना, गंगा बेसिन जो हिमालय की नदियाँ हैं, साउथ की नदियाँ हैं, उसको पढ़ के जाओ। और रिवर्स के बाद आपके पास बचता है क्या, माउंटेन। माउंटेन पढ़ के जाओ। माउंटेन में आपको काफ़ी चीज़ें, जैसे बड़ी चोटी कौन सी है, छोटी भारत की बड़ी चोटी कौन सी है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। या फिर मैं कहूँ कि हिमालय में जो अलग अलग क्या है चोटियाँ हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सी चोटी कहाँ पे सिचुएटेड है, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको ये कवर करके जाना है। और आपको क्या करना है, मैदान, जो मैदान है उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपको कि भाई वहाँ पे पूछ ले कि ये मैदान है वो कहाँ पे है, किस रीजन में रिलाई करता है, किस रीजन में बिलोंग करता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में आप अगर इतना भी पढ़ के जाओगे तो मैं कहूँ कि अगर 25 नंबर का जो 25 क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन में से 25 में से आप मोटा मोटी 10 से 12 क्वेश्चन तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो तो आपके जैसे क्वेश्चन मैं कहूँ इसको मल्टीप्लाई 3 से कर दूँ तो आपके 36 नंबर जो है वो आपके श्योर हो रहे हैं, ठीक है। और 30 से 36 अगर देखो 15 इसमें नंबर आ रहे हैं, 36 में नंबर आ रहे हैं। और आप ये बिल्कुल मत सोचना एग्जाम में जाके कि मेरे इतने बन रहे हैं तो पता नहीं बाकी लोगों के कितने बनेंगे। तो जीके में मैं अभी सच बताता हूँ कि हर किसी का जो हालत है वो टाइट है, ठीक है। किसी को भी जीके में जाके पूछ लो कि अगर अच्छा स्कोर कर पा रहा है तो उसमें एक ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो बंदा यूपीएससी से प्रिपरेशन कर रखा होगा, ठीक है, या फिर उसने क्या है ना जीके में ज़्यादा मेहनत की है, बाकी वाले सब्जेक्ट में उसकी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं कहूँगा आपको कि आपको बस लिमिटेड पढ़ना है और जो रिलेवेंट है वो पढ़ के जाना है लास्ट 20 डेज में, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट करने की नीड है नहीं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं लास्ट में कि भाई इसके लिए मॉक की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो मैं क्या करूँगा, एक अलग वीडियो बनाऊँगा इसके लिए कि आपको मॉक कैसे लगाने हैं, कौन से मॉक लगाने हैं, ताकि आप जो अपना स्कोर है, अगर किसी का स्कोर स्टक हो रखा है किसी नंबर पे, तो वहाँ से कैसे उसको आगे बढ़ाना है, इस लास्ट एज में क्या करना है ताकि उनका स्कोर थोड़ा बूस्टअप हो और आप उनको कॉन्फिडेंस मिले एग्ज़ाम के लिए, ताकि वो एग्ज़ाम में जाके अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, ठीक है। तो बात अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद तो अगर आपको ये लगा कि आपको ये जो स्ट्रेटेजी बताई है मैंने वो आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ इसको शेयर करना।